आपको लेके ना न्यूज़ में बहुत सारी बातें आ रही थी कि आपको किडनैप कर लिया गया है। मेरे साथ वो दुर्घटना हुई और एक करिश्मा भी हुआ, लेकिन गन लगी हुई है और मैं क्या कर रहे हो, कौन हो भाई, क्या क्या हो गया। मुझे क्या लग रहा है कि ये कुछ मेरे साथ कुछ सीन हो रहा है। तुमने कम से कम 400 फिल्में की हैं और अभी तुम्हारी वो फिल्म आई थी सनी देओल के साथ गदर 2। कितना पैसा कमाया उसने? 500 करोड़। 5 करोड़ तो मिला होगा। क्या चाहते हैं? 1 करोड़। आपने एक नाम लिया राजेश खन्ना, आपने वो नाम लिया, मेरा माइंड बार बार वहाँ जा रहा है कि मैं पूछूं आपको उनके बारे में। राजेश खन्ना मतलब राजेश खन्ना, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, मतलब इतना बड़ा एक्टर हो गया। तो उस वक्त सबसे बड़ा स्टार वही था और उन्हीं के साथ मेरा सीन था। महेश भट्ट जैसे आपने बताया कितने बड़े डायरेक्टर, तो उनको अप्रोच उस टाइम पे कैसे, कितनी बड़ी बात थी वो? क्या? हाँ, तो वो इस तरह से बोलते थे ना, तो हमको नहीं सब वो एक्टिंग, और वो कहते थे कि यार एक्टिंग, हर कोई एक्टिंग करना चाहता है, क्या करूं, बस एक्टिंग ही करोगे। एक्टर बनने आए हो तो ये 3 चीज़ अपने दिमाग में डाल के आओ, या ये चीज़ आने के बाद आपको करनी ही पड़ेगी। चेक योरसेल्फ, वाकई आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आगे बढ़े। सब्र करने का मादा कितना है। हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वनिज। आज हमारे शो में है एक नए मेहमान जिनका इंडस्ट्री में है जाना पहचाना नाम। परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि आप देखते ही जाओगे पहचान। प्लीज़ वेलकम मुश्ताक खान। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर आपका हमारे शो में आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वनिज में। हमारे हम्बल नॉट सो हम्बल येलो काउच पे आपका स्वागत है सर। क्या बात है, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ? कमाल का, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। आपको छोड़ करके यहाँ सिर्फ मेरा ख्याल है, अच्छा हाँ ठीक है, और आप जहाँ मौजूद हो, इतनी सुंदर लड़की हो, तो फिर मज़ा आ जाता है ना, आनंद आ जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हुआ इस वक्त और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। पूछें जी। तो सर मेरा सवाल है, आप इतना टाइम आपको हो गया इंडस्ट्री पे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे आपने, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से? बहुत ही शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो मैं मध्य प्रदेश के बैहर ज़िले, बालाघाट ज़िले का रहने वाला हूँ, और बड़ा मुश्किल था, मुझे नहीं लगता था कि मैं मुंबई आ पाऊँगा, लेकिन मैं आ गया, बस ऊपर वाले की मेहरबानी समझ लीजिए। क्लास 6 से मैं एक्टिंग करना शुरू कर दिया मैंने। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता था स्टेज में जाना और माइक में कुछ बोलना, और मैं नाटक लिखता था, और उसके बाद फिर फिल्में बहुत देखता था, मैं बहुत फिल्में देखता था। फिल्में देख देख कर मैं नाटक लिखता था और ख़ुद ही स्क्रिप्ट लिखता था, खुद ही अपनी कहानी, खुद ही मैं एक्टिंग करता था, डायरेक्शन भी करता था, और सब पूरी एक टीम मैंने बना ली थी। तो मुझे बहुत शौक़ था, मतलब मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ाई में मेरा पूरा ध्यान नहीं करता, कैसे कैसे मैंने BA कर लिया, आई डोंट नो, बट वो कर लिया। लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैं इतने सारे मैंने प्लेस किए, नाटक किए, और सभी लोग, मेरे दोस्त लोग कहा करते, लेक्चरर, प्रोफेसर, कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मेरा भी यही था कि यार काश मैं जा पाऊँ, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, और मुझे मालूम था कि मेरे पेरेंट्स खास करके बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, तो वो शायद ही मुझे जाने देंगे। लेकिन मेरे ब्रदर ने मेरी बहुत हेल्प की, जो मेरे बड़े भाई हैं महफूज खान, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और मैं इस तरह से 1975 में मैं मुंबई आ गया था। 1975? जी हाँ जी। एक एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। मिस्टर गोपाल दत्त जो प्रिंसिपल थे वहाँ के पूना इंस्टीट्यूट के, वो यहाँ पर थे। वो 6 महीने की मैंने ट्रेनिंग ली, फिर निकल पड़े। फिर पता चला कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम मिल नहीं रहा था। हर कोई ये कहता था, अरे एक्टिंग करने सभी लोग आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल था दैट टाइम, क्योंकि मेरे वक्त में जब मैं स्ट्रगल करने आया था, तो उस वक्त ना तो ये कुछ TV चैनल्स थे, ना कोई नेटवर्क था, ना कोई TV में इतना काम था, सिर्फ फिल्में थी, और दूरदर्शन था, जहाँ पर कि सिर्फ सैटरडे को कुछ एक आध फिल्म या संडे को एक फिल्म दिखाई जाती थी, और वेडनेसडे को आई रिमेंबर गीतमाला या चित्रहार करके एक प्रोग्राम आता जो गाने आते थे फिल्म लाइन के। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो मैंने टेलीविज़न के लिए भी, दूरदर्शन के लिए भी एक मैंने प्ले किया था, एक और बंसी बनवारी,
वो मुझे मिला, वो मैंने किया। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, मेरे गाइड जो जबलपुर के रहने वाले थे, मिस्टर सुरेश जरकर, उन्होंने मुझे बोला कि तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। देन आई ज्वाइन थिएटर, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ में। वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा। बेसिकली आई एम फ्रॉम थिएटर। वाह। हाँ, मैं एक्टर जो हूँ थिएटर का हूँ, रंगमंच का हूँ। और मैं उस रंगमंच की बात कर रहा हूँ जिसमें बलराज साहनी साहब, A.K. हंगल, कैफी आज़मी, शबान आज़मी, फारूक शेख, संजीव कुमार, वाह, है ना। और आज के मेरे जनरेशन में जो थे, रमेश तलवार जैसे डायरेक्टर, MS सत्तू जैसे डायरेक्टर, जिन्होंने गर्म हवा बनाई थी, रमेश तलवार जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, दिलीप साहब को लेकर दुनिया बनाई थी, ज़माना बनाई थी, दूसरा आदमी बनाई थी, साहिबा बनाई थी संजय दत्त को लेकर। तो वो भी थिएटर करते थे। अच्छा। और उनके ही अंडर डायरेक्शन में मैंने थिएटर किया है। उस थिएटर में से ही मुझे लोगों ने डायरेक्टर से पिक किया। तो जो मुझे पहली फिल्म मिली थी, थोड़ी सी बेवफाई थिएटर से, इस्माइल श्रॉफ ने मुझे काम में देखा था और मुझे कुछ 2 या 3 चीज़ें दिए थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे जब मुझे पता चला कि राजेश खन्ना के साथ मेरा सीन है। थोड़ी सी बेवफाई में ये राजेश खन्ना और शबान आज़मी उसमें थे। फिर मेरे लिए सबसे बड़ा दिन जो आया वो ये था, एक मेरा प्ले था लोक कथा 78। अच्छा। उसका नाम था, प्ले का नाम था। एक्चुअली बेसिकली ये मराठी प्ले था जिसको हमने अडॉप्ट किया था, हिंदी में किया था। उसमें एक मेरा रोल था दारोगा का, जो बहुत पॉपुलर हो गया था पूरे प्ले में, लोग बहुत पसंद करते थे उसको। इट वाज थोड़ा सा हिलेरियस था। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा उसमें कॉमेडी थी काफ़ी, तो वो किया था। सर, आप बता रहे हो, मेरा दिमाग, आपने एक नाम लिया राजेश खन्ना, आपने वो नाम लिया, मेरा माइंड बार बार वहाँ जा रहा है कि मैं पूछूं आपको उनके बारे में, कैसे थे, मतलब कैसा था? वो देखते थे कि लोग देखते रहते थे उनको। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि दैट टाइम थोड़ी सी बेवफाई के वक्त राजेश खन्ना, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, मतलब इतना बड़ा एक्टर हो गया। तो उस वक्त सबसे बड़ा स्टार वही था, समझे ना। उन्हीं के साथ मेरा सीन था। अच्छा। उन्हीं के साथ मेरा सीन था। तो ये फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस कर रहे हैं? हाँ, नहीं, उसके पहले मैंने और कुछ किया था थिएटर वगैरह, थोड़े बहुत 2-3 फिल्में, लेकिन ये बेसिकली एक बड़ी फिल्म जो थी वो ये थी मेरी, राजेश खन्ना वाली। उसके बाद जो मैंने बताने जा रहा था, लोक कथा हमारा प्ले था, वो बहुत पॉपुलर हो गया था और मेरा रोल उसमें बहुत अच्छा हो गया था। तो मुझे नहीं मालूम था कौन आता है कौन जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे मेरे डायरेक्टर रमेश जी ने मुझे बताया कि तुमको मालूम है सलीम खान आए थे कल प्ले देखने। अच्छा। जी। सलीम खान जो राइटर हैं, हाँ। सलीम जावेद वाले। yes. और वो उन्हें तुम्हारा रोल यार बहुत पसंद आया और बहुत तारीफ़ कर रहे थे और कहा यार भेजना कभी उसको मेरे पास। जब तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो मैं चला गया उनके घर गया, बेल बजाया, उनका सर्वेंट आया, मैंने कहा मुश्ताक खान। उन्होंने सुनी, आ जाओ मियाँ, आ जाओ। मैं गया, सब उन्होंने गले में हाथ डाला और मेरी बहुत तारीफ़ की। आई वाज शॉक। मैंने कहा यार तो कमाल हो गया। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मिलते रहा करो। और उसके बाद उन्होंने भट्ट साहब के साथ एक फिल्म की थी जो बहुत बड़ी हिट हो गई थी, उसका नाम था नाम, जिसमें संजय दत्त थे, कुमार गौरव थे, अमृता सिंह थी, राज बब्बर वगैरह ये लोग थे। तो उसके बाद फिर अच्छा भट्ट साहब, मैंने बताना भूल गया मैं आपको कि भट्ट साहब दोज डेज इतने पॉपुलर हो गए थे, इतने पॉपुलर डायरेक्टर थे कि उनसे बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं था। नाम, ये कब की बात कर रहे हैं आप? 1987, 88। अच्छा, ये तब की बात है। तभी ये फिल्में आई थी, उसके उसी वक्त थी। भट्ट साहब की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी नाम, उसके बाद थी सारांश, अर्थ। ये 3-4 फिल्मों से भट्ट साहब काफ़ी नाम हो गया था और हर कोई एक्टर जो था उनके साथ काम करना चाहता था। एंड जब एक दिन मैं सलीम साहब के पास गया, ऐसे मिलने जाया करता था स्ट्रगल करने के लिए, तो अरे अच्छा वो तुम आ गए यार, ये है मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, उसमें मैंने जिक्र किया। अच्छा अभी तक मुझे नहीं मालूम कौन सी फिल्म कर रहे हैं, और तुम्हारा नाम लिया है और जाके तुम मिल लो। मैंने कहा सर कौन सी? अरे महेश भट्ट की एक फिल्म है ये कब्ज़ा। और मैंने कहा कब्ज़ा? तो उन्होंने रिकमेंड किया है मुझे। अच्छा। और मुझे बोला कि तुम्हारे लिए मैंने बोला हुआ उनको एक रोल के लिए, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। मैं जाके भट्ट साहब से मिला एंड आई वाज सो हैप्पी, यू वोंट बिलीव मी। मैंने कहा यार मैं सोच भी नहीं सकता था और मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं शायद कभी महेश भट्ट से मिल पाऊंगा, क्योंकि एक खौफ जाता था महेश भट्ट से मिलते नहीं, ये नहीं वो नहीं, फलाना ठिकाना, दूर नए आर्टिस्ट। लेकिन जब मैं उनसे मिला और जब मैंने शुरू किया उनके साथ एक्टिंग, तो ही स्टार्टेड लाइकिंग मी लाइक एनीथिंग।
अच्छा। उन्होंने फिर मुझे नहीं छोड़ा। मतलब एक होता ना कि चलो चलो ठीक है, चलो एक फिल्म हो गई, अब कहोगे देख लेंगे। एक फिल्म करने के बाद उन्होंने मुझे कम से कम 15 फिल्में में काम किया मैंने। क्या आप देख लीजिए, कब्जा, आशिकी, सड़क, जुनून, हमें रही प्यार के, दिल है के मानता नहीं, सारे बड़े। नाराज, मिलन, सातवां आसमान, साथी, जुनून, गुमराह, नाराज, कितनी फिल्में मैंने उनके साथ, मिलन, बहुत सारी फिल्में की उनके साथ। सर इस पे मेरा सवाल ये आ रहा है मेरे मन में कि इतना, जैसे मैं भी एक्टर हूँ, अभी जैसे मुझे किसी डायरेक्टर को अप्रोच करना है या और भी हमारे ऑडियंस में अप्रोच करना है, तो अभी इतने माध्यम हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, ऑफिसेज में लोग चक्कर काटते जाते मिलते। उस टाइम पे कैसा हुआ करता था? आप कैसे, मतलब नए एक्टर्स जो आते थे कैसे मिलते थे इतने बड़े? क्योंकि महेश भट्ट जैसे आपने बताया, कितने बड़े डायरेक्टर, तो उनको अप्रोच उस टाइम पे कैसे, कितनी बड़ी बात थी वो? देखिए ना, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया थिएटर का, और ये सब सलीम साहब से मिलने के पहले और थिएटर ज्वाइन करने के पहले स्ट्रगल मैंने बहुत किया, एंड इट वाज टू डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू फिल्म। क्योंकि क्या है ना, हम किसी भी ऑफिस में जाते थे ना, आज नहीं है उस तरह के ऑफिसेज, आजकल तो अलग ही हो गया समाज, तो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का ऑफिस होता था। हम लोग जाते थे, इतनी ह्यूमिलिटी होती थी, मैं आपको कह नहीं सकता। मतलब कि उनके ऑफिस में पहुंचना और उनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। कई कई दिन तक हफ्ते चक्कर लगाते थे, पैसे भी नहीं होते थे। WT विदाउट टिकट हम ट्रेन में और बस में चलते थे, और दूर दूर तक हर प्रोड्यूसर के ऑफिस में, डायरेक्टर के ऑफिस में जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना, उनको ये बताना कि मेरा एक नाटक है वो देख लो, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। जो हर एक ही होता, हाँ बोलिए, अरे यार काहे को परेशान कर रहे हो, कहाँ, बोलिए क्या बात है। मैं साहब वो क्या, हाँ, तो वो इस तरह से बोलते थे ना, तो हमको नहीं सर वो एक्टिंग, और वो कहते थे कि यार एक्टिंग, हर कोई एक्टिंग करना चाहता है, क्या करूँ, बस एक्टिंग ही करोगे, है देखा है कुछ अपने आप को। इस तरह से ह्यूमिलेशन होता था, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, समझे ना। वो कई तो मतलब ये होते थे, हाँ ठीक है आइए नेक्स्ट मंथ देखते हैं, कोई बोलता आइए 3 महीने के बाद देखिए, फिर कोई बोलता नेक्स्ट ईयर आइए, इस तरह चलता था। तो जब तक अच्छा बहुत आपको ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू हैव पेशेंस, इतना पेशेंस होना चाहिए आपको कि या तो फिर आपका कोई गॉड फादर हो पहले से, वो बड़ा मुश्किल होता है, हर एक के साथ ऐसा होता नहीं है। आप अगर टैलेंटेड हो, आप बहुत मेहनत करते हैं, उसके साथ आप पेशेंस भी है, तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हैंड टू माउथ का भी प्रॉब्लम होता है, एक कुछ वक्त के बाद घर वाले भी बोलते हैं कि बस करो, आ जाओ वापस, बट आई वॉज लकी। आज के टाइम में एक्टर बनने के लिए आपके हिसाब से क्या ऐसी 3 चीज़ें आप अगर बताना चाहो हमारे ऑडियंस को, कि आप एक्टर बनने आए हो तो ये 3 चीज़ अपने दिमाग में डाल के आओ, या ये चीज़ आने के बाद आपको करनी ही पड़ेगी? बिल्कुल, प्रिपेयर करके आओ खुद को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ कि आप क्या कर सकते हो। पहले अपने आप को तोल लो कि भैया मुझे एक्टिंग ही करना है। देखिए आप आदमी कौन, वो काम कौन करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो आप कर सकते हैं वही करेंगे ना। हम लोग क्या बोलते हैं जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम देखते हैं यार बच्चे का रुझान देखते हैं, व्हाट ही लाइक्स, उसको करना क्या है, क्या बनेगा बेटा, ऐसा तो उस वक्त तो सब माँ बाप तो सभी ये चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बचपन में कोई नहीं चाहता, उस वक्त तो बिल्कुल कोई नहीं चाहता था कि फिल्मों में कोई जाए और एक्टिंग, भांडगिरी बोलते थे उसको। तो बड़ा मुश्किल था कि आप क्या, लेकिन आपको डिपेंड करते। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप ये देखो कि वाकई आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आगे बढ़ें। उसके बाद आप में ये देखिए आप में सब्र करने का मादा कितना है, आप में पेशेंस कितना है, आपको पेशेंस कितने, कब तक कितना वेट कर सकते हो आप। फिर तीसरा ये है कि फिर मेहनत करते जाओ, लगे रहो और फिर डेफिनेटली मतलब ये जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वो तो बहुत ज़रूरी है जी, वो भी होती है। बहुत से आपने देखा होगा लोग अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उतने सफल नहीं होते, उतने सक्सेस नहीं होते, फेलियर हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। और फिर लास्ट में यही बोलूँगा कि भैया जो मिला है, जो कर रहे हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन हो जाता है फिर आप कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ,
फिर मैं वापस जाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग, दोस्त क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वाकई आप टैलेंटेड हैं और आप मेहनत से नहीं डरते और आप में पेशेंस की पूरी वो है, कुव्वत है और डट के लड़ना जानते हैं आप और हर मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, लोग कोई आपका कोई गॉडफादर ना हो, कोई आपकी पहचान ना हो, कुछ नहीं हो, फिर भी आपको काम मिलेगा इंडस्ट्री में। क्योंकि मैंने तो इसी तरह काम किया हुआ है एंड इट टुक मी अबाउट 10 to 12 years टू गेट इनटू द फिल्म। छोटे छोटे मैंने रोल्स बहुत किए, बहुत रोल्स मैंने किए। एंड कहीं कहीं जैसे कि मेरे साथ किस्मत ने साथ दिया, सलीम साहब मिल गए, तो एक ऐसे डायरेक्टर से मुझे मिला दिया जी। जिसके बारे में मैं कभी सोचता था कि यार कैसे मुलाकात होगी, और फिर उस डायरेक्टर ने मुझे ऐसे डिफरेंट रोल्स दिए जिससे एक पहचान बनी मेरी। जी बिल्कुल। तो ये बातें हैं, आप ध्यान रखना इस बातों का बिफोर कमिंग टू इंडस्ट्री। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। हमारे सवाल आपसे तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है हमने निकाला है सर। अभी ना बीच में आपको लेके ना न्यूज़ में बहुत सारी बातें आ रही थी कि आपको किडनैप कर लिया गया है, फिर आप आकर आपने मीडिया से बात करा, और वो बात करा आपने शायद कुछ समय के बाद आपने वो बात करा, और लिटरली मैंने जब वो न्यूज़ देखी एज अ ऑडियंस, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एकदम फिल्मी जो किडनैपिंग हम लोग देखते हैं ना, जो फिल्मों में होता है, किडनैप ऐसे करते हैं, ऐसा रखते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, सेम आपने जो बताया, मैंने एक एक वर्ड आपके सुने, मैंने कहा तो पूरी फिल्म चल रही है मेरी आंखों के सामने, ऐसा अभी आज के टाइम पे हो सकता है? इसके बारे में सर थोड़ा बताइए आप। मैं बताऊं, वैसे मैंने काफ़ी जगह ये बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ और काफ़ी टाइम भी हो गया है। मैं आपको बताऊं, एक मेरे साथ वो दुर्घटना हुई और एक करिश्मा भी हुआ, और सेम डे हो गया वो करिश्मा। कि किस तरह मैं वहाँ से छूट के आया, अनबिलीवेबल था। तो वहाँ से भाग गया मैं, वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं करवाई पुलिस से। मैं सोचा, किसी ने, मेरे दोस्त ने कहा कि यार यहाँ रिपोर्ट कराओगे तो तुम आना पड़ेगा बार बार, ये वो, तो बेटर है कि तुम मुंबई चले जाओ। ये भी था, और फिर मैं भागना चाहता था वहाँ से किसी तरह, तो यहाँ आ गया मैं। जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो जब मैंने बताया, तो जैसा आपने कहा ना, तो दे कुडंट बिलीव मी। इंस्पेक्टर सेठ, ये आप जो कह रहे हो ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल फिल्म की तरह। हाँ हाँ। ये हंसने लगा वो। मैंने कहा सर, मैं भी सोच रहा था, जब वहाँ पे मेरे पे जब गन लगाई गई थी तो आई वाज शॉक्ड। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा यार ये क्या। अब मैंने ऐसा लिटरली मैं हंसा, ऐसा गन लगी हुई है और मैं कहा क्या कर रहे हो, कौन हो भाई, क्या हो गया। मुझे क्या लग रहा है कि ये कुछ मेरे साथ कुछ सीन हो रहा है, ये कुछ ऐसा मेरे को, मतलब एक कुछ सरप्राइज होता है ना, कुछ लोग इस तरह से डरा के कुछ कर रहे हैं, प्रैंक हो रहा है जैसे। हाँ, ऐसा प्रैंक जैसा होता है ना, कि ऐसा करो फिर देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, उस तरह का कुछ था। तो ये था मेरा। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को लगा नहीं, फिर उन्होंने चुप कराया, यू आर किडनैप कर लिया। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। मैंने कहा यार, हमने जैसे कि आपने कहा कि भाई हम फिल्मों में देखते थे या ये सुनते थे कि किसी अमीर बच्चे आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया और दूर जंगल में ले जाया गया, उसे रस्सी से बांध दिया गया, उसके बाद फिर उसके बाप को फ़ोन किया जाए कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में, इतना पैसा यहाँ रख दो। तो इस तरह होता था। मैंने कहा यार मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बट ये उन्होंने बाद में पता चला कि ये कुछ ऐसी गैंग थी जो अनएम्प्लॉय लोग होते हैं, बेरोज़गार, कुछ नहीं है, आदतें ख़राब हैं, शराब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और अय्याशी करना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो इस तरह का कुछ कर लेते हैं। और हम लोग बड़े इजी इसलिए थे कि मतलब क्या है कि वो उनके लिए इजी कस्टमर चाहिए जो आराम से आ जाए। मतलब हालांकि देखिए, आप बताइए वनीजा जी कि आपको पैसे दिया जा रहा है, एडवांस पैसा। अब किसी ने आपको मुझे फ़ोन किया, उसका सर, हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए सर, पहचाना। अब क्या होता है कि आपको बोलना पड़ता है हाँ पहचाना बोलो, जबकि नहीं पहचाना। हमें हम फिल्मों में आते हैं, टीवी सीरियल में आते हैं, वेब सीरीज में आते हैं, तो लोग हमको देखते हैं ना, पढ़ते हैं हमारे बारे में, हमको देखते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं, तो लोग पहचानते हैं। अब और इतनी सारी ऑडियंस है, हम सबको तो नहीं जानते ना। हाँ, अरे सर मेरे को नोएडा में मिला था, आपको प्रोग्राम में आए थे आप, एक फंक्शन में थे, अवार्ड फंक्शन था, ऐसा था, मैंने आपसे कहा भी था, मेरे साथ आपका फ़ोटो भी है। फिर आपने कहा था सर कि ठीक है। तो मैंने कहा था कि सर मैं भी इवेंट कर रहा हूँ, कभी आप आइएगा। अच्छा हाँ बोलो क्या है।
तो अब मैं ना दैट टाइम आई थिंक हाँ कुछ डबिंग कर रहा था या रिकॉर्डिंग कर रहा था कुछ, तो मैंने कहा हाँ यार ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं, मैं करते हैं, हाँ ठीक है ना, ओके पैसे वैसे की बात कर रहे हैं तो पैसों की बात भी कर, अरे यार ये पैसों की बात बाद में करने देखते हैं, ओके मैंने करके रख दिया। 2 दिन के बाद उसका मेरे फ़ोन पे पैसा आ गया एडवांस। अच्छा। हाँ पैसा आ गया एडवांस। उसके बाद उसका फ़ोन आया, सर मैंने एडवांस कर दिया। अरे यार मैंने कहा तुम, अरे नहीं सर यार कर लेते हैं ना। जब मैं इंस्पेक्टर के पास पहुंचा ना ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, तो मैंने जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तो वो कुंट बिलीव ही सेड, हंसने लगे वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर हकीकत में हुआ है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने आपको टाइप नहीं किया, कोई बांधा नहीं रस्सी से? मैंने कहा नहीं। कोई इंजेक्शन नहीं दिया? बोलने का नहीं। कुछ मतलब कुछ ऐसी दवा वगैरह कुछ पानी में? मैंने कहा नहीं दिया सर। अच्छा तो कैसे निकले आप? तो मैंने कहा उनको उनकी शराब ने सुला दिया, समझे ना, रूम पे वो पी करके बिल्कुल सो गए थे पूरी तरह, खूब शराब पी रहे थे वो लोग सारे के सारे। और उनको एक फ्रस्ट्रेशन भी था कि यार इसके पास कुछ है ही नहीं सिवाय फ़ोन के। उनको लगा कि मेरे पास कुछ कैश होगा। उधर देखा चेन नहीं है इसके पास, अंगूठी नहीं है, घड़ी देखा, यही घड़ी सेम घड़ी थी, ऐसा घड़ी थी। मैंने कहा ये घड़ी 1200 रुपये की है, मैं निकालूँ? तो नहीं नहीं पहनो पहने लो पहने लो। फिर मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? बोले 1 करोड़। माय गॉड। मैं वहाँ भी मैंने थोड़ा उसको, मैंने कहा 1 करोड़ देगा नहीं। बोले झूठ मत बोलो, तुमने कम से कम 400 फिल्में की हैं। अच्छा उन्होंने सब पढ़ लिया था। और 45 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हो। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, और अभी तुम्हारी वो फिल्म आई थी सनी देओल के साथ, गदर 2। गदर 2 कितना पैसा कमाया उसने? 500 करोड़। 5 करोड़ तो मिला होगा। ओ माय गॉड। अब ये बोल रहे हो कि 5 करोड़ तुमको मिला होगा, उसमें से 1 करोड़ हमको दे दो। बाप रे। मैंने कहा भैया सुनो मेरी बात यार, तुम हम जब फिल्में करते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है फिल्म शुरू होने से पहले, और उसमें हमारी फ़ीस तय हो जाती है। और मेरी तो कम से कम मैं कहता हूँ करोड़ में नहीं है, कुछ ही लाखों में होती। और जब वो फिल्म हिट होती है, मैं उनको समझा रहा हूँ फिल्म मेकिंग कैसी होती है, क्या होता है ना, किसको क्या मिलता है। और जब फिल्म हिट होती है, जितनी हिट हो जाए, जितना पैसा मिल जाए, उसके बाद हमें प्रोड्यूसर की तरफ से फ़ोन नहीं आता कि साहब अपनी फिल्म बहुत हिट हो गई है, आप इधर आइए, ये 5 लाख और लीजिए या 2 लाख लीजिए, या ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्योंकि फिल्म या तो हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए, हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमको प्रोड्यूसर कभी एक चाय के लिए भी नहीं पूछता उसके बाद। तो ये वो लोग मानते नहीं थे। फिर मैंने उनको समझाया तो मैंने नहीं ठीक। तो 1-2 लोग समझदार थे उसमें, तो बोले हाँ चलो ठीक ठीक। तो फिर 1 करोड़ से सीधा वो 20 लाख में आ गया। अच्छा। 20 तो चाहिए यार। मैंने कहा 20 तो बड़ा मुश्किल है। तो कितना? मैंने कहा देखो, तो मेरे एक दोस्त रहता था बाजू में गाज़ियाबाद में, सिकंदर भाई। मेरे को याद आया सिकंदर भाई से मैं ले सकता हूँ 3-4 लाख रुपए। तो मैंने कहा यार कितना हो सकता? मैंने कहा कैश दिलवा दूंगा मैं तुमको। मेरी समझ में आ गया कि इनको पैसे चाहिए, और 20 लाख में 1 करोड़ जो 20 लाख में आ गए, तो वो तो फिर और भी कम में 5 लाख में भी आ जाएंगे। ये मैंने गेस किया। तो कौन है, क्या है वो? मैंने कहा सिकंदर भाई, उनकी फ्रूट्स की दुकान है, और ये फ्रूट्स वाला पैसा देगा। कितना देगा? मैंने कहा यार मैं 3 लाख तक कर दूंगा। हंसने लगे वो लोग। 3 लाख? अरे तुमको यहाँ लाने में हमारे 4 लाख लग गए। अच्छा। हाँ, उनका ये हिसाब था कि भैया हमने तुमको एडवांस पैसा दिया यहाँ आने के लिए, तुम्हारा टिकट करवाया आने जाने का, गाड़ी का इंतजाम किया, और जिस आदमी ने टिप दिया कि इसको पकड़ो, इसको किडनैप करो, उसने भी तो पैसे लिया है, कमीशन अपना, और तुम हमको 3 लाख दे रहे हो। मैंने कहा अभी तो फंस गया, मैंने क्या करूँ? मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 5 तक करूँगा। नहीं 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 5 नहीं 5 नहीं 5 नहीं 5 नहीं 5 नहीं 5 नहीं नहीं 5 नहीं। तो और एक बोलता है, दूसरा एक बोलता है कि चलो 15 कर देंगे। अबे नहीं 15 नहीं 20 चाहिए। वो तो 20 और 15 20 और 15 उन लोगों ने में आपस में झगड़ा हो गया, और यहाँ तक कि फिजिकली भी हो गए। वो लोग झगड़ा करने लगे बहुत। ऐसा देखा, मुझे देखा तो बोले ये मत समझना कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं और झगड़ा कर रहे हैं, हमारा चलते रहता है ऐसा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई आप कीजिए, आप लोग जो भी। आई एम सॉरी। चलो अभी अंकल आप कुछ खा लो। मैंने कहा नहीं, मेरा है, वाइफ ने दिया टिफ़िन। बोले कहाँ है? मैंने कहा ये देखो सूटकेस में मैंने निकाला, टिफ़िन था वहाँ थोड़ा, मैं क्या खा सकता था। मेरे पूरे सूटकेस की उन्होंने पूरे
उधेड़ दिया उसको पूरा, ये कहीं कुछ मिल जाए करके। कोई 4-5 हज़ार रुपये कैश रहा होगा, बाकी तो सब कपड़े थे और ये सब होता सब जो हम लोग इवेंट्स में कपड़े पहनते हैं ना, जीन्स था और जो भी था, जैकेट थी और ये सब शर्ट टी शर्ट वगैरह। कुछ नहीं मिला उनको, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए। एक बोलते ए चल ला रे दारू ला। साला कहाँ, तो उनका ये था कि कहाँ इतनी मेहनत की, क्या होता है हमने क्या कि इट्स नॉट ए जोक किसी बंदे को पकड़ना। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। मैं तो सोच रही हूँ सर, उन्होंने कितनी प्लानिंग की होगी ये चीजें करने के अब लिए। ये प्लानिंग उनकी कब से रही होगी, 2-3 महीने तो लगे होंगे कि इसको, और बाद में पता चला कि 3-4 बंदों को ऑलरेडी कर चुके थे ये। अच्छा। हाँ कर चुके थे। आपने तो उसका भी सुना होगा, सुनील पॉल का, उसका भी तो। हाँ सुनील पाल हमारे शो में भी आए थे, उन्होंने हमसे भी ये स्टोरी शेयर की। सेम मेरा 20 नवंबर का था, उसका 2 दिसंबर का था। मेरा क्या हो गया कि मैं जब घर आ गया, यहाँ पर आ गया ना, तो हाँ मैं ये बताना भूल गया कि हाँ फिर वो शराब पी करके जो है ना वो लोग तुल्य हो गए बिल्कुल। और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। अजान की आवाज़ आई तो अब मेरे को लगा, अरे मैंने कहा मैं तो करीब में हूँ कहीं जंगल, मुझे क्या लग रहा था मैं जंगल में हूँ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब आप किडनैप करते हैं तो पूरा बांध देते हैं ताकि आप कुछ देख ना सके कि आपको कहाँ ले जा रहे हैं। वो गाड़ी में रहते हो और वो एक तरफ ये होता है, एक तरफ दूसरा होता है, और आप ऐसे बीच में होते हैं तो वो ऐसा डाल देते हैं पूरा, और ऐसा सर झुकाने को बोलते हैं कि आप ऊपर नहीं उठाना सर, ताकि कोई गाड़ी जो जा रही है इधर से उधर से कोई देख ना ले कि ये इसको चादर से ढक कर कौन लेके जा रहा है। अरे बाप रे। हाँ वो बहुत मुश्किल वक्त होता है वो, और वो कम से कम आई थिंक 3 घंटे 3.5 घंटे था मैं वैसा। 3-3.5 घंटे ये सब चीजें चली। हाँ। सर आप तो बोल रहे हो, मुझे पूरा पिक्चराइज हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपने अभी जैसे आप एक्सप्रेशन आपके सामने है बात, मैं सोच रही हूँ आपको कैसा लगा होगा सर। अरे मत पूछो, आई कांट बिलीव। मैंने इसलिए तो कहा ना कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो आदमी जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। नहीं भूल और जिसके बारे में क्या होता है ना कि एक ये चीज़ होती है कि चलो ठीक है यार ऐसा हो गया, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, कुछ ऐसा हादसा हो गया जो नेचुरल होता है, जो हो सकता है, जो जिसको आप कह सकते हैं हाँ यार ये तो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये ऐसा यू कांट यू इवन कांट थिंक अबाउट इट कि कभी आपके साथ ऐसा होगा। हमने कभी, जब भी हम निकलते हैं तो कभी, मैं कम से कम मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ 45 साल हो गए, और पिछले 20 साल से मैं इस तरह प्रोग्राम्स में जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ। स्पेशली वेलकम के बाद मुझे और भी ज़्यादा लोग बुलाते हैं इवेंट्स में, सर यहाँ आइए, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वेडिंग में, बर्थडे में, और ये वो NGOs में अवार्ड्स फंक्शन होते हैं उसमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है, स्कूल के प्रोग्राम, सब जगह हम लोगों को बुलाया। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने कलाकार जाते हैं। कभी कभी हम लोग ग्रुप में जाते हैं, कभी कभी 4 लोग 3-2 सिंगल जाते हैं, सिंगल पहुँच जाते हैं। ऐसा कभी होगा करके बस वही हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने शराब पीना शुरू किया, खूब शराब पी रहे हैं पर। और मेरे को जब अजान की आवाज़ आई तो मैंने कहा यार तो बस्ती में हूँ मैं, और वो ऊपर वाले ने जो मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और मैं उठा वहाँ से। और बस उसके बाद तो पूरा मेरा लक था और ऊपर वाले का साथ था कि सारे दरवाजे खुलते गए। अच्छा। हाँ सारे दरवाजे खुलते गए और मैं बाहर आया। जब मैं बाहर आया लास्ट दरवाज़ा खोल के तो देखा, ओ माय गॉड, पूरी बस्ती है ये, एक पूरी बस्ती है। सर ये सुन के मुझे पसीने आ गए कि क्या रहा होगा उस समय आपका। बहुत बैड एक्सपीरियंस था ये। बट ये था, लेकिन ये भी था कि उसके बाद की जो कहानी है वो इतनी है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक दुर्घटना थी, उसके बाद करिश्मा भी बहुत हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ, मैं तो भूल गया था। अगर मेरी वाइफ ने बोली, सब लोगों ने बोला छोड़ो, दोस्तों ने बोला भूल जाओ, मैंने कहा चलो ठीक है भूल जाओ। यहाँ बम्बई आने के बाद जब पुलिस ने बोला तो लोग बोले नहीं, तो इंस्पेक्टर ने मुझे एडवाइस दिया कि आप सर वहीं जाइए। बहुत अच्छे से बात किया। सर आप सिनेमा के बारे में क्या सोचते हो? सिनेमा मेरे लिए वरदान है। मतलब अगर सिनेमा नहीं होता, बॉलीवुड नहीं होता, तो मैं कहाँ होता? मैं आपके सामने नहीं होता। मुझे जो इज्जत मिलती है, जो शोहरत मिलती है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, रोल्स के बारे में और फिल्मों के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में लोग मुझे बताते हैं, बहुत मुझे खुशी होती है। तो यहाँ पर नॉट ओनली कि आपको पेमेंट मिल रहा है, आपको इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, प्यार मिल रहा है लोगों का। तो आप सोचिए मेरे लिए सिनेमा वरदान हुआ कि नहीं? बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू वेरी मच सिनेमा, थैंक यू वेरी मच बॉलीवुड, एंड थैंक यू वेरी 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 मच ऑडियंस, मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या बात है सर। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है अभी तक, जितना भी कितना काम किया है आपने, इतनी फिल्में की, इतना साल हो गया, सबसे फेवरेट डायरेक्टर आपका कौन है? महेश भट्ट महेश भट्ट जी। महेश भट्ट साहब ने, मैं इसलिए भी, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत काम दिया, बट इसलिए भी कि इतना जेन्युइन पढ़ा लिखा डायरेक्टर, यू नो, एंड उनको मैंने लिटरली, मतलब लोग जैसे अल्कोहलिक होते हैं ना, शराब के बिना रह नहीं सकते, तो महेश भट्ट वॉज वर्कोलिक, मतलब काम 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 काम, फिल्मों में लगे, यहाँ एडिटिंग में दिया उधर, और छोड़ते नहीं थे हम लोग। तो डिफरेंट आपने देख लीजिए, उनकी फिल्में देख लीजिए, और मुझे मैंने जो उनके साथ फिल्में की 15 फिल्में, और 15-16 फिल्मों में हर फिल्म में मेरा डिफरेंट रोल है। हर फिल्म में देख लीजिए आप। आशिकी में मैं दर्जी हूँ, जुनून में मैं एक आदिवासी हूँ, दिल के मानता नहीं में मैं बस कंडक्टर हूँ, गुमराह में मैं इंस्पेक्टर हूँ, हमें राही प्यार के में मैं एक मैनेजर हूँ गारमेंट फैक्ट्री का, और साथी फिल्म थी, उसमें मैं एक साउथ इंडियन का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। इस तरह की अलग अलग फिल्में मुझे, हेड कांस्टेबल था मैं, जब मिलन एक फिल्म आई थी, वो मैं अगर निकालूंगा तो मैं यार सड़क में मैं पिंप का रोल कर रहा हूँ। तो डिफरेंट रोल उन्होंने मुझे दिए। तो वाई ही इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर, बिकॉज वो ऑब्जर्वर कमाल के। भाई एक एक्टर को उन्होंने बोला कि भाई तुझे यहाँ से चल के यहाँ पर आना है, और यहाँ पे एक करेक्टर बैठा हुआ है, उससे ये डायलॉग्स बोलना है, कैमरा चालू है, राइट। और उन्होंने कहा साउंड, कैमरा, एक्शन। वो चल के आया, वो 2 कदम भी नहीं चला, कट 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 2 कदम। ये क्या हुआ सर, बाकी क्या प्रॉब्लम? बोले भैया जो तुमने चल के आ रहे हो ना, तुम करेक्टर नहीं लग रहा, तुम्हारा करेक्टर नहीं लग रहा, तो ऐसी चाल हो ही नहीं सकती, यू आर नॉट इन करेक्टर। क्योंकि उसने डायलॉग यहाँ तक आया ही नहीं, डायलॉग बोला ही नहीं है, सिर्फ उसको चलना है। तो वो ऐसे इस तरह के डायरेक्टर थे कि वो पहचान जाते थे कि ये एक्टर क्या कर सकता है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने मुझे हर फिल्म में मुझे डिफरेंट रोल दिया। उनकी फिल्में होती थी सीरियस फिल्में होती थी, उन्होंने ये बनाई, नाम बनाई, अर्थ बनाई, सारांश बनाई, ड्रामा, ये वो फलाना ठिकाना। हाँ, एक फिल्म मैंने भूल गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुनाह एक फिल्म और मैंने उनकी की थी, ऊटी में शूटिंग थी वो। बस मेरा चंद, मतलब एक आध फिल्म मैंने की होगी उनके साथ, दूसरी या तीसरी फिल्म थी भट्ट साहब के साथ, उसमें मेरा डिफरेंट रोल था, कॉमेडी। अब वो मतलब उन्होंने इतना हंसना शुरू कर दिया जब मैं सीन कर रहा था सनी देओल और डिम्पल कापाड़िया के साथ, यू नो दैट। तो वो उन्होंने इतना एंजॉय किया ना, सब सेट वाले इतना एंजॉय कर रहे। तो उनके एक असिस्टेंट थे रवि रॉय, जो बाद में अच्छे डायरेक्टर बने। तो उन्होंने कहा भट्ट साहब आज पहली बार मैं हम लोगों के सेट पे इतना हम लोग लाफ्टर किए हैं, और इतना एंजॉय, ऐसा हिलेरियस सीन हुआ। बोले हाँ यार कमाल हो गया बहुत। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फिल्में उन्होंने मुझे डिफरेंट रोल्स दिए, और उसकी वजह से, अदरवाइज मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी इंडस्ट्री की जो, जिसको हम कहते हैं ना, कि अगर किसी ने कोई एक कैरेक्टर में अगर वो हिट हो जाता है, सपोज कोई शराबी का रोल कर रहा है, तो उसको ज़िंदगी भर शराबी का ही रोल मिलता है। हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर थे समीर खक्कड़, जो हमने एक सीरियल मैंने किया था नुक्कड़, उसमें वो खोपड़ी के नाम से वो एक कैरेक्टर करते थे शराबी का। वो इतना फेमस हो गया था, कैरेक्टर इतना फेमस हो गया था कि जब वो सीरियल बंद हुई तो उसको ना सिर्फ शराबी का ही रोल करते, और वो एक्टर बहुत अच्छा था। तो कहता यार मुझे कुछ नॉर्मल दे दो यार रोल, यार मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो देता नहीं था उनको। अच्छा। पसंद नहीं करते थे। तो अब क्या होता है, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि हाउ लकी यू आर कि आप डिफरेंट रोल कर रहे हैं। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, अब यार क्या कितना मैं शराबी का रोल करूंगा यार, कितना एक डॉक्टर का रोल करूंगा मैं यार, कितना मतलब ये इंस्पेक्टर का रोल करूंगा मैं यार, तो क्या कर सकते, वेरिएशंस होना चाहिए। तो महेश भट्ट साहब ने मुझे इस तरह के रोल्स जो दिए, डिफरेंट रोल करके, और उन्होंने मेरा एक नया मतलब जो है ना मुझे आयाम दिया, और लोगों को बताया यार ये एक्टर कुछ, तो उसकी वजह से मुझे बाहर की फिल्में भी मिली। सर अभी आते हैं हम अपने शो के एक फन सेगमेंट में, क्योंकि बातें बहुत सीरियस हो गई हमारी, आई एम श्योर ऑडियंस को भी थोड़ी मस्ती चाहिए बीच बीच में। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे 4-5 सवाल करेंगे, जिसमें आपको ये यस और नो में जवाब देना होता है। यस है तो यस है, नो है तो नो है। अगर आपको एक लाइन में बताना पड़े कि यस क्यों है, नो क्यों है, आप क्यों? थैंक यू, ये मेरे हाथ में रहेगा, मतलब यस। तो सब पहला सवाल है, ऐसी कोई फिल्म है जो आपने की है उसके बाद आपको पछतावा हुआ हो?
नहीं, ऐसी कोई फिल्म नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने जो भी फिल्म की है वो की है, और फिल्म हिट होगी नहीं होगी, मेरा रोल कैसा रहेगा, ये अगर सोचूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने जो भी मेरे को ऑफर आया और जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। तो सर नो कर दो आप। सर आपने यस सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो। सर आपने कभी चोरी की है? यस। यस। आप ये ज़रूर पूछना कि कहाँ चोरी की। हाँ, मेरा वही सा होने वाला था। ये मैं जब बचपन में छोटा था, जब स्कूल में पढ़ा करता था, तो मैं फिल्में बहुत देखता था, और मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे, वो जेब खर्च भी नहीं मिलता था। और मैं गांव ही कहूँगा, जब मैं वहाँ था तो बहुत बड़ा कोई शहर नहीं था वो, और वहाँ पे कुछ थिएटर नहीं था, तो वहाँ से हमको दूर जाना पड़ता था बस में, या बच्चों उनके साथ कोई फ्रेंड हम लोग को पटाते थे, मोटरसाइकिल में 2-3 लोग जाते थे, तो उसके लिए पैसे ज़रूरत पड़ते थे। तो मेरा भाई जो है वो उस वक्त कमाई करता था, या फिर अपनी माँ की नज़रों से बचा करके उनकी चाबी लेकर के मैं अंदर से लॉक खोल करके पैसे चुराता था। अच्छा। और पिक्चरें देखता था और खाना पीना जो भी था। तो ये तो चोरी अच्छी चोरी हुई। अच्छी चोरी, वही ये किया मैंने बस। अच्छा। बाकी चोरी आप कभी अकेले में रोए हो किसी भी रीज़न से? बहुत रोया हूँ। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, डेथ हुई उनकी, तो मैं मद्रास में शूटिंग कर रहा था, और वहाँ से फिर मैं मद्रास से हैदराबाद से नागपुर आया, नागपुर से अपने घर गया। तो यकीन जानो, उस वक्त जब सब लोग थे और मेरी मदर की डेथ बॉडी वहाँ पर थी, और मेरा एक आंसू नहीं निकला। मैं रोया ही नहीं, पता नहीं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मदर मेरी चली गई। तो वो सब लोग रो रहे हैं, भाई बहन ये वो सब रिश्तेदार वगैरह। यकीन जानो, मुझे 3-4 दिन हुए घर पे रहा मैं, और कभी मेरे को रोना नहीं आया। लेकिन जब मैं वापस आया बॉम्बे, और जब मैं अकेला था रूम में, मुझे इतना रोना आया, इतना, मतलब दाड़े मार मार के मैं रोया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बस रोते ही रहूँ। फिर मेरे दोस्त लोग, कुछ लोग आ गए, फिर उन्होंने क्या हो गया, क्या हुआ, बताया। तो मैंने कहा नहीं, होता है लाइफ में ऐसा। तो एक बार अकेले में मैं इस तरह रोया हूँ। और एक बार और मैं रोया था जब मैं बॉम्बे में आया था, और मुझे लगा था कि यार मैं क्या मालूम सही आया हूँ कि नहीं आया हूँ। तो डर लग रहा था मुझे, तो मुझे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। क्या है ना कि ये सब आप में कितना टैलेंट है, क्या आप एक्टर हैं, क्या होगा क्या नहीं, ये तो आप बात की बात है। लेकिन यहाँ पर इस शहर में, इतने बड़े शहर में कैसे रहेंगे, अकेले हैं, कोई नहीं है। तो गेस्ट हाउस में था, और रात में मैं रोया करता था। अच्छा। इस तरह मैं रोया हूँ। तो सर यस। रोए हो? ओह यस। यस। सर आप इंडस्ट्री में कभी किसी ने आपकी पेमेंट रोकी काम करने के बाद, आपको पैसे नहीं दिए? ये बहुत कंट्रोवर्शियल जो है मामला है। ऐसा है कि मेरा ख्याल है, अब मैं क्या करूँ इसके बारे में, पेमेंट्स रुकते हैं, लेकिन मिल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मिल भी जाते हैं। और कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि, अब अगर कोई फिल्म अगर वो बनती है, पूरी होती है, कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आपने फिल्म की और वो 80% बन गई, या पूरी भी फिल्म बन गई और कुछ पैसा आपकी बाकी रह गया और रिलीज़ नहीं हुई, तो भूल जाओ। अच्छा। नहीं, फिर नहीं मिलेगा पैसा। तो ये मिक्स है, यस नो दोनों? सर कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। यस। यस। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और इतनी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ की। बहुत अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू आके। वेरी मच। आगे भी शायद हम और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारा ये शो आप बताओ हम सुनेंगे विथ वेरोनिका वनिज चलने वाला है। आई होप ऑडियंस को पसंद आएगा, और आपके साथ दोबारा हम बातचीत करना चाहेंगे सर। ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके, और अच्छे सवाल किए आपने, और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा मैंने किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज ईद का दिन है। खुश रहें, सेहतमंद रहें, और अपने देश के लिए दुआएं करते रहें कि हम सब सुकून से रहें, और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करते रहे, और हम सब खुश रहें, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आदिगुरु स्टूडियोज़, और ऐसे ही प्यार करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।